अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 इज एन ओल्ड सेइंग इज दैट अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। व्हाट एनालॉगस स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज्ड इन द कंप्यूटेशन। क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, इस क्वेश्चन को अगर हम जो है वो आसान बनाने की कोशिश करें तो कहा गया है कि एक जो चेन होती है उसकी मजबूती डिपेंड कर रही होती है उसके सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस पूरी चीज़ को हमने जो है वो इसकी एनालॉजी बनानी है, इससे मिलती जुलती बात जो है वो हमें बतानी है एक्सपेरिमेंटल डाटा के हवाले से। तो इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक चेन है, ठीक है, ये हमने एक चेन बना ली। अब अगर इस चेन के तमाम लिंक्स क्या होते हैं, जिन पॉइंट्स के ऊपर आपकी चेन की जो छोटे छोटे पैचेस होते हैं वो आपस में मिले होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, इसके लिंक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं दो चेन्स के छोटे छोटे पार्ट आपस में एक लिंक के थ्रू जो है वो कनेक्टेड हैं। तो जो चेन की स्ट्रॉन्गनेस है वो डिपेंड करेगी किस चीज़ के ऊपर, हमने कहा चेन के सबसे वीकेस्ट पॉइंट के ऊपर। इस बात का मतलब क्या है, सबसे पहले अगर देखें कि अगर चेन के तमाम लिंक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि चेन जो है वो फुली स्ट्रॉन्ग है, उसमें किसी किस्म की वीक पॉइंट जो है वो मौजूद ही नहीं है, और हम सिंपली कहेंगे कि स्ट्रॉन्गनेस जो है वो आपकी चेन की फुल 100% आ रही है। लेकिन अब अगर इसमें क्या होता है कि अगर आपका बिल्कुल ये सेंटर का लिंक जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है तो क्या होगा, चेन तो बिल्कुल टूट के दो टुकड़ों में डिवाइड होकर नीचे गिर जाएगी। तो जो चेन की बेसिकली मजबूती होती है वो डिपेंड कर रही होती है उसके सबसे वीकेस्ट पॉइंट के ऊपर। वीकेस्ट पॉइंट अगर यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा तो चेन की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बहुत कम है। सेम इसी तरह अगर जो है वो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये दो साइड्स के पॉइंट जो हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो अगेन क्या होगा, ये चेन टूट जाएगी, इस साइड से भी नीचे गिर जाएगी और इस साइड से भी नीचे गिर जाएगी। तो जो चेन की मजबूती होती है या उसकी स्ट्रॉन्गनेस होती है वो टोटली डिपेंड कर रही होती है आपकी चेन की सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब इसकी हमने एनालॉजी बनानी है, इससे मिलती जुलती हमें एक बात जो है वो कंसिडर करनी है किस चीज़ में, एक्सपेरिमेंटल डाटा में। अब एक्सपेरिमेंटल डाटा के अंदर जो है वो हम किस तरह से एक एनालॉजी क्रिएट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या होता है, वो तमाम मेजरमेंट्स जिनको हम जो है वो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए जो करते हैं और जो हमें रिज़ल्ट में रीडिंग्स मिलती हैं वो बेसिकली हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। तो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो हमें लास्ट पे किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट मिल रहा है उसकी जो एक्यूरेसी होगी उस रीडिंग की वो डिपेंड करेगी किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने एक एनालॉजी क्रिएट कर ली। अब हम इस एनालॉजी को समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कितनी अपनी ट्रू वैल्यू के करीब है। जितनी ज़्यादा हमारी वैल्यू जो है वो अपनी ट्रू वैल्यू के करीब होगी, एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, यानी हमारे रिज़ल्ट जो है वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये सबसे जो है वो लीस्ट डिवीज़न होती है, या आप ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू जहाँ तक आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए कोई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम कंसिडर कर लें वर्नियर कैलिपर, तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास आता है 0.01 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू जो है वो क्या बता रही है कि वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए आप इस हद तक की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, इससे छोटी वैल्यू को फाइंड करना मुश्किल होता है। तो जो लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या बताता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो आप उसके थ्रू मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं या इसको जो है वो एनालॉजी के तौर पे इससे मिलता जुलता मान सकते हैं वीकेस्ट पॉइंट के साथ। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमारी जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है हमारे लीस्ट काउंट के ऊपर, जो कि क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जिस तक वो कोई भी मेजरमेंट कर सकता है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Question number 6 is the period of a simple pendulum is measured by a stopwatch. What type of errors are possible in this time period? ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि एक हमने जो है वो टाइम पीरियड मेजर किया है, किसको यूज़ करते हुए एक सिंपल पेंडुलम का जो है वो टाइम पीरियड जो है वो मेजर किया है, और टाइम पीरियड मेजर करने के लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है वो है हमारे पास स्टॉप वॉच। तो क्या क्या पॉसिबल एरर्स हो सकते हैं टाइम पीरियड मेजर करते हुए? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम दोबारा से यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि हमने टाइम पीरियड मेजर किया ऑफ सिंपल पेंडुलम का, ठीक है, और जिस डिवाइस के थ्रू हमने जो है वो जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमने टाइम पीरियड मेजर किया है वो है हमारे पास स्टॉप वॉच। अब टाइम पीरियड मेजर करते हुए स्टॉप वॉच के ज़रिए पूछा गया है कि क्या क्या पॉसिबल एरर्स जो हैं वो हमारे रिज़ल्ट में आ सकते हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। तो जो दो पॉसिबल एरर्स आ सकते हैं वो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। दीज आर रैंडम एरर and the second one is systematic error। अब हम ये देखते हैं कि दोनों एरर्स बेसिकली क्या थे। अगर हम रिव्यू करें तो रैंडम एरर ऐसा एरर होता है जो कि एक अननोन एरर होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम टोटली ये नहीं कह सकते कि वेदर ये एरर जो है वो प्योरली एक इंस्ट्रूमेंट की वजह से है या प्योरली किसी भी ह्यूमन जो बीइंग है उसकी इनएक्सपीरियंस या फिर उसके फॉल्ट की वजह से आ रहे हैं। तो रैंडम एरर किसी भी वजह से जो है वो अगर कर सकता है। तो टाइम पीरियड मेजर करते हुए भी हमारे पास रैंडम एरर जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। और इसमें होगा क्या, जब भी रैंडम एरर सिस्टम में प्रोड्यूस होता है तो जो हम आंसर निकाल रहे होते हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लाइक टाइम पीरियड का ही, वो हर दफ़ा चेंज आता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम अगर वो आया है 1.2 सेकेंड्स, तो नेक्स्ट टाइम वो आएगा 1.3 सेकेंड, थर्ड टाइम 1.5 सेकेंड। तो हर दफ़ा जो है वो चेंजेस आ रहे हैं हमारे रिजल्ट में। तो इस टाइप का एरर जो है वो सिंपली रैंडम एरर होगा। नेक्स्ट वन इज़ अ सिस्टमैटिक एरर। अब जो हमारे पास सिस्टमैटिक एरर होता है ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की जो क्वालिटी है वो किस तरह की है, उस हिसाब से हमारे पास सिस्टमैटिक जो है एरर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये एरर जो है वो इसके प्रोड्यूस होने की वजह ये भी हो सकती है कि जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए हम जो है वो टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं उसकी कैलिब्रेशन पुअर हो, यानी उसका जो लीस्ट काउंट है वो इतना अच्छा ना हो। सेकंड रीज़न ये भी हो सकती है कि हम जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें ज़ीरो एरर मौजूद हो, ठीक है, यानी इसमें जितने भी एरर हमारे पास आएंगे वो किसकी वजह से आ रहे हैं, वो हमारी क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। और सम टाइम सिस्टमैटिक एरर्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी। लाइक जैसे ये एग्जांपल थी किस चीज़ का हम टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, एक सिंपल पेंडुलम का। तो सिंपल पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड देखें तो फॉर्मूला इज़ 2π/√L डिवाइडेड बाय G। तो जो L है वो चेंज होता है किस चीज़ के साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ। तो इस तरह से भी हमारे पास जो है वो एरर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं और इन एरर्स को हम सिंपली सिस्टमैटिक एरर्स का जो है वो नाम दे देते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, डेट इज डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी दैट में अपेयर इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास उसको हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या जो हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू के बारे में। तो इस चीज़ को देखते हैं कि जब भी हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्या डायमेंशनल एनालिसिस हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में।
ठीक है। तो अगर इसके लिए दो पॉसिबल एग्जांपल्स हम कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं, डेट इज़ 2 पाई अंडर द रूट L डिवाइडेड बाय G। इस एक्सप्रेशन में तो जो टाइम पीरियड था उसका फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई अंडर द रूट L डिवाइडेड बाय G। इसमें अगर देखें तो 2 पाई क्या है, 2 पाई हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की तरह बिहेव कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है, क्या हमारा डायमेंशनल एनालिसिस हमें इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम COP के फॉर्म में जो है वो यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपको पता है कि जो 2 पाई एक नंबर है उसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती, ठीक है। हमने इस नंबर की कोई डायमेंशन जो है वो नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब है कि डायमेंशनल एनालिसिस ऐसे नंबर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा जो कि खुद से मैथमेटिकल कांस्टेंट होते हैं और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो डायमेंशन लेस हो, ठीक है। तो डायमेंशन लेस नंबर्स या डायमेंशन लेस कांस्टेंट की वैल्यू हमें डायमेंशन एनालिसिस से पता नहीं चलती। लेकिन अगर हम ये बात करें कि हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है, लाइक f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दैट इज़ द हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ को अगर हम जो है वो खोलें तो क्या आता है, f इज़ इक्वलेंट टू kx। यहाँ पे जो k है वो भी अगेन क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो क्या अब हम इसकी जो है वो वैल्यू मेजर कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये होता है कि जो k है उसकी डायमेंशन होती है, ठीक है। अगर हम उसकी डायमेंशन निकालने की कोशिश करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं k की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, f डिवाइडेड बाय x। f इज़ अ फोर्स एंड x इज़ अ डिस्टेंस। तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या है, mlt-2, जबकि जो डिस्टेंस है उसकी डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, l। तो k की जो डायमेंशन आ जाएगी वो क्या आती है, mt-2। तो इसका मतलब है कि k जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसकी डायमेंशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम उनके यूनिट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ से हम जो है वो k के यूनिट्स निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, दिस इज़ न्यूटन एंड दिस इज़ मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर जो है वो हमारे k का जो है वो यूनिट आ जाएगा। तो इन शॉर्ट हमें पता क्या चला कि समटाइम्स जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अननोन होते हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसे नंबर होते हैं लाइक 2 पाई जो कि मैथमेटिकली कांस्टेंट होते हैं और उनकी डायमेंशंस जो है वो अनएक्सप्लेनेबल होती हैं। लेकिन समटाइम्स जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होते हैं उनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं और डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए हम ऐसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लिए यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, डेट इज़ राइट द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर एंड द डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, डायमेंशंस लिखनी है हमें। दो जो है वो हमें वैल्यूज़ गिवन है, वन इज़ अ प्रेशर एंड सेकंड वन इज़ अ डेंसिटी। तो सबसे पहले हम प्रेशर की डायमेंशन निकाल लेते हैं। प्रेशर की डायमेंशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है, डेट इज़ P इज़ इक्वलेंट टू F डिवाइडेड बाय A। F इज़ अ फोर्स, फोर्स किस चीज़ की इक्वलेंट होती है, फोर्स इज़ इक्वलेंट टू ma, m इज़ अ मास एंड a इज़ एन एक्सेलरेशन। और a क्या है, a इज़ एन एरिया। तो एरिया हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वलेंट आ जाता है। अब अगर हमें डायमेंशनल एनालिसिस याद है तो हम ये बात जानते हैं कि मास के लिए जो डायमेंशन थी वो थी कैपिटल M, यानी ये क्या आ गया यहाँ पे, कैपिटल M। ए जो है वो एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की डिमेंशन हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस की थी, डेट इज़ LT-2, LT-2। जबकि हमें पता है लेंथ हो या विड्थ हो ये दोनों जो है वो मीटर्स के यूनिट में एक्सप्लेन किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो तमाम चीज़ें जिनकी जो हम बात करते हैं लेंथ की फॉर्म में, तो उनकी जो डायमेंशन आती है वो आती है हमारे पास कैपिटल L, ठीक है। और ये हम किसको शो कर रहे होते हैं, लेंथ वगैरह को। लेंथ यहाँ पर हमारी जो विड्थ है या फिर हाइट है उसको हम जो है वो कैपिटल L से शो करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें तो डेट इज़ कैपिटल L। तो अगर अब हम कैपिटल L फॉर लेंथ एंड विड्थ के लिए भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
कैपिटल L। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो रिजल्ट क्या आएगा, m L T minus 2 divided by L2 which is equivalent to m L minus T minus 2। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ जाती है प्रेशर के लिए। अब नेक्स्ट हम डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं डेंसिटी के लिए। सेकंड, डेंसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास की डायमेंशन यहाँ पे हमने लिखी हुई है, डेट इज कैपिटल M, उसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। जबकि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास सिंपली गिवन होता है, वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ हो तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है दिस इज गिवन एज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमें पता है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये तीनों चीज़ें जो हैं वो लेंथ के यूनिट्स में आती हैं और इनकी डायमेंशन भी सेम वही होगी जो कि लेंथ की डायमेंशन होती है। तो यहाँ हम इनकी अगर डायमेंशन लिखें तो क्या आएगी, L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L। तो यहाँ पर इसको अगर हम, तो डायमेंशन हमारे पास किस तरह से लिखी जाएगी, L क्यूब की फॉर्म में, बिकॉज ये तीनों जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब तीनों सेम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर एडअप हो जाती है। यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो हमारे पास क्या आ गया, L क्यूब। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ML माइनस 3। तो यहाँ पे हमने डायमेंशन फाइंड कर ली प्रेशर के लिए, डेट इज ML माइनस 1 T पावर माइनस 2, और डेंसिटी के लिए जो हमारे पास डायमेंशन आई है दिस इज गिवन एज ML पावर माइनस 3 की फॉर्म में। अब हम जो है वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द वेव लेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड ऑन द स्पीड v ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f। ठीक है, कि एक जो है वो हमारे पास वेव है, उसकी जो वेव लेंथ होगी वो डिपेंड कर रही होती है किन दो चीज़ों के ऊपर, एक स्पीड पे और दूसरी चीज़ फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और हमें क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है, वेव लेंथ की डायमेंशन गिवन है, डेट इज़ कैपिटल L। v की डायमेंशन गिवन है यानी वेलोसिटी की डायमेंशन गिवन है, डेट इज L T पावर माइनस 1, एंड फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन गिवन है, डेट इज T पावर माइनस 1। दो फॉर्मूलाज हमें गिवन है, फर्स्ट वन इज F इज इक्वलेंट टू V लैम्डा एंड द सेकेंड वन इज F इज इक्वलेंट टू V डिवाइडेड बाय लैम्डा। हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला डायमेंशन के लिहाज से करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। ठीक है, क्या गिवन है हमें कि एक जो है वो हमारे पास वेव है। ठीक है, इस वेव की जो हमारे पास वेव लेंथ होगी यानी एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है लैम्डा, वो डिपेंड कर रही होती है किस चीज़ के ऊपर, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, इस वेव की वेलोसिटी के ऊपर एंड इसी वेव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, हमें साथ साथ गिवन किया है, हमें जो है वो लैम्डा, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी तीनों की डायमेंशंस गिवन है। और डायमेंशंस हमारे पास क्या है, लैम्डा की जो डायमेंशन हमारे पास आ रही है दिस इज गिवन एज कैपिटल L, बिकॉज जो लैम्डा है ये डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन ऑब्वियस सी बात है लेंथ की डायमेंशन के फॉर्म में आएगी। सेकेंड वन इज वेलोसिटी की डायमेंशन गिवन है, डेट इज LT पावर माइनस 1, और लास्ट पे हमें फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन गिवन है, डेट इज T पावर माइनस 1। ठीक है, अब जो है वो हमें दो रिलेशंस यहाँ पे गिवन है, हमें ये बताना है कि दोनों रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन जो है वो डायमेंशन के लिहाज से बिल्कुल ट्रू है। तो फर्स्ट रिलेशन इज F इज इक्वलेंट टू V लैम्डा। फर्स्ट रिलेशन इज F इज इक्वलेंट टू V लैम्डा। सबसे पहले हम इसको जो है वो देखते हैं कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट काम क्या है कि तमाम जगह पे जो है वो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी इज T पावर माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या आ गया हमारे पास T पावर माइनस 1, जबकि जो राइट हैंड साइड है इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है हमारे पास LT माइनस 1 एंड द वेवलेंथ इज L। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिल रहा है
L2t minus 1 ऑन राइट हैंड साइड, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या मिल रहा है, t पावर माइनस 1। तो पता क्या चला कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वलेंट टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अब हम वेरीफाई करते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन को, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज गिवन एज f इज इक्वलेंट टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा। f इज इक्वलेंट टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसको अगर जो है वो इसकी जगह पे तमाम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो अगेन हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इसकी डायमेंशन है हमारे पास t पावर माइनस 1, जबकि राइट हैंड साइड अगर हम कंसिडर करें तो दिस इज़ v डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो v की वैल्यू है हमारे पास lt माइनस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल L। दिस L कैंसिल विद दिस L और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, t पावर माइनस 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ रहा है, t पावर माइनस 1 ऑन द राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वलेंट टू राइट हैंड साइड, मतलब ये वाला जो हमारा रिस्पेक्टिव पार्ट है ये डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट वेरीफाई जो है वो हो गया है। तो ये हमारी शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज थी।